नमस्कार दोस्तों, एविजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम कुछ दिनों के अंतराल के बाद आपसे फिर मिल रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी कक्षा में आगे बढ़ें, हम अपनी क्लास को और आगे बढ़ाएं, आपको एक न्यूज़ दे देता हूं कि हमारा एसएससी सीजीएल का क्रैश कोर्स, जो कि हमने आपको बताया था कि हम स्पेशली लॉन्च कर रहे हैं, ये कोर्स जो है 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन करें और एक अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएं। ठीक है, और इस कोर्स की सारी फीचर्स आपको हमारे वेबसाइट पे मिल सकती है। हमारे दूसरे वीडियोस भी हैं जिसमें इस कोर्स में क्या क्या है, क्या कैसे कैसे है, सब चीज बताया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। क्या है, क्यों न्यूज में है, क्या चर्चा में है, इस टॉपिक को क्यों पढ़ना जरूरी है, इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम किसी टॉपिक को अप्रोच करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें इस बारे में जानना चाहिए कि क्या इसको पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो इसका आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर से आजकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। इनफैक्ट स्टैटिक क्वेश्चन भी अगर आप देखते हैं ना, तो उसको कहीं ना कहीं आप करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हैं कि कुछ ऐसा करंट में हुआ है जिस कारण वो न्यूज में था, तो उसी के रिलेटेड एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया गया है या करंट अफेयर्स डायरेक्टली पूछ लिया गया है। तो ये जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, ऐसे ही न्यूज में है। क्यों? क्योंकि हुआ क्या है, एक डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट क्या हुई है? यूएस ने एक इंडियन कंपनी के ऊपर, जो कि मुंबई बेस्ड है, तिबालजी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड, उसके ऊपर कुछ सैंक्शन लगाया है। तो इसके बारे में इन डिटेल जानते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। कम ऑन, लेट्स मूव टू द टॉपिक। सो as a result of the allegations that तिबालजी पेट्रोकेमिकल जो प्राइवेट लिमिटेड है ना, ये क्या कर रहा था, ये ईरानियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच रहा था। बेचोगे कैसे? जब खरीदोगे। ठीक है, ईरान के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जब आप बेचोगे तभी ना, जब आप उनसे खरीदोगे। और यूएस ने साफ साफ कहा था कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया था। क्यों? क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें यूएस ने उससे विड्रॉ कर लिया था। ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और कुछ नहीं है, बल्कि ईरान का जो न्यूक्लियर डील है उसी का दूसरा नाम है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये जो तिबालजी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड है, ये ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेच रही थी, और इस कारण यूएस ने इसके ऊपर क्या लगा दी है दोस्तों? पेनल्टीज लगा दी हैं। ठीक है, ये मुंबई बेस्ड कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगा दी है, और यूएस ने इसको डेजिग्नेट किया है कैसे कि ये पहली इंडियन कंपनी होगी जो यूनिलैटरल सैंक्शंस जो कि यूएस ने लगाया था, उस सैंक्शन का किसी इंडियन कंपनी के ऊपर लगने वाली जो पहली कंपनी है, वो तिबालजी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड बन गई है। ठीक है, इस सैंक्शन के लगने से क्या होगा कि अब इस कंपनी को पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यूएस ने साफ साफ मना कर दिया था कि ईरान के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, ईरान से ऑयल रिलेटेड कोई भी रिलेशन हमें नहीं रखना है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने जो भी कंट्रीज हैं सबके ऊपर साफ साफ कह दिया था कि ईरान का जो ऑयल का एक्सपोर्ट्स है उसको हमें बंद करना जरूरी है। करना क्यों चाहता है ये यूएस? सबसे पहले ये जानिए क्यों। क्योंकि यूएस अपने सामने एक खड़ा, आप ऐसा कहिए, किसी एक को ऐसा खड़ा होते हुए नहीं देखना चाहता कि जो न्यूक्लियर केपेबल हो जाए। ईरान, रशिया, इराक में जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था, क्यों हुआ था ये भी हम जानते हैं। ये तेल जो है, ये इन जो मिडिल ईस्ट कंपनीज है, इनका खाने पीने का सबसे बड़ा साधन है। अगर ये तेल ना रहे तो ये कंट्रीज भूखे मर जाएंगी। ठीक है, एक एग्जांपल इसका देता हूं, वेनेजुएला नाम की एक कंट्री, ठीक है, लैटिन अमेरिका में। तो लैटिन अमेरिका में जब वहां पे तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, तो उस देश में रोटी के भी लाले पड़ गए। लोग रोटी लूट रहे थे। ठीक है, जैसे बैंक लूटता है, मनी हाइस्ट में देखा होगा आपने, यहां लोग वेनेजुएला में रोटी लूटने के ऊपर मजबूर हो गए। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये तेल के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। ईरान में ऑयल के साथ एक और चीज बहुत है, उसका नाम है नेचुरल गैस। यूएस की नजर इन दोनों पर है। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, क्योंकि यहां से कमाई का जरिया काफी अच्छा है। तो जो जैसे इराक को कहा था कि ये सारा चीज हमें दे दो, ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही एग्रीमेंट है। ईरान क्योंकि इससे मना कर दिया, तो इस कारण यूएस जो है इस पे इनडायरेक्टली दूसरे अन्य कारणों से सैंक्शन लगा रहा है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, ये सारा चीज अपनी अपनी जगह है। लेकिन यूएस का, आप यहां पे कहें कि जो अपना एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो यूएस को है, उसके कारण जो हर कंट्रीज पे इंपोज करना चाहता है, ये ईरान भी बस उसी का नतीजा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे देखते हैं और क्या क्या है। जैसे मैंने कहा कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और कुछ भी नहीं बल्कि ईरान की न्यूक्लियर डील है। देखिए यहां लिखा हुआ है
2015 में जो ईरान न्यूक्लियर डील थी, वही दूसरा नाम है इस एग्रीमेंट का। बहुत लंबे समय से निगोशिएशन चल रही थी, कहें कि बातचीत का, समझौते का सिलसिला कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है। तो जो ईरान और P5+1 कंट्री, सबसे पहले P5 कंट्रीज को याद रखेंगे कि P5 में कौन कौन आएगा, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, ठीक है। +1 में कौन सा आ गया, जर्मनी, ठीक है। +1 में आ गया जर्मनी। तो इन 6 कंट्रीज के बीच में और ईरान के साथ एक समझौता हुआ, जिस समझौते को और कुछ नहीं, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना गया, ठीक है। और ये 2013 से 15 लगातार 2 साल इस समझौते का, बातचीत का सिलसिला चला और लास्ट में इस एग्रीमेंट पे सब कोई आए। तो इस डील के हिसाब से, ठीक है, इस समझौते के अनुसार ईरान ने ये प्रॉमिस किया कि वो जो अपना हेवी वाटर, याद रखिएगा, हेवी वाटर यूरेनियम इन सब की काफी जरूरत होती है आपको एक न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए, ईरान के पास ये अच्छे मात्रा में है। तो इसने प्रॉमिस किया, ये मेरा जो स्टॉक है हेवी वाटर का एंड इस यूरेनियम का और जो सेंट्रीफ्यूज है और जो भी इसेंशियल कंपोनेंट है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, हम उन सभी को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। ये वहां पे प्रॉमिस किया ईरान ने। तो इसके लिए तहत ये समझौता निकल कर आया, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग हो, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जाए। आप देखिए, एक कंट्री है आपके पास नॉर्थ कोरिया, वहां का एक तानाशाह है, पागल है, कब आके कुछ ऐसा जैसे हाल फिलहाल एक अभी जापान पे उसने मिसाइल छोड़ दिया, तो उसके बाद साउथ कोरिया ने उस पर छोड़ दिया। तो ये अलग सा, मतलब कहना कि मनमाने तरीके से एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट टाइप का बन अगर कोई गया वहां पे, तो इसका बहुत ही खराब इस्तेमाल हो सकता है और इसका कितना दुष्परिणाम है, ये हिरोशिमा और नागासाकी प्राइम एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। तो इस चीज के लिए क्या किया गया यहाँ पे, सबसे पहले कि उनको कहा गया कि भैया आप जो है सबसे पहले हमें प्रॉमिस करो कि आप जो इन चीजों का यूज कम करोगे। तो ईरान ने इसको प्रॉमिस कर दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, तो ईरान ने साथ में ये भी कहा कि जो IAEA है, ठीक है, IAEA और कुछ नहीं है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना नाम की जगह पे, ठीक है। वियना ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, तो इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। तो ये जो IAEA है, इसके जो इंस्पेक्टर्स होंगे वो आके उसके जो न्यूक्लियर प्लांट होगा उसमें आके चेक कर सकते हैं कि हाँ ये कोई न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहे, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं एक्चुअल में, इनको न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करना है ढंग से, ताकि उसका एक अच्छे डेवलपमेंट के लिए उसका प्रयोग किया जा सके। तो इसके लिए वो बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो ईरान ने वो भी दिया गारंटी कि हाँ भाई हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं, आप जब चाहो तो आके चेक कर सकते हो, और उनके इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्ट करने का बेसिकली परमिशन दे दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा, यहाँ पे आप कहिए कि इस डील को प्रोग्रेस कराने में एक बहुत बड़ा इसने अहम रोल निभाया, कि ईरान की प्रॉमिस थी कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं, आपके पास न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे, हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज जरूर कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से शुरू होता है। तो वेस्ट ने बेसिकली जो भी सैंक्शंस थे ईरान के ऊपर सबको हटाने के लिए हामी भर दी, ठीक है, ताकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का ये है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का जो एग्रीमेंट है, उसमें ईरान को किसी तरह से रोक टोक ना हो। ईरान जो है अपना आसानी से न्यूक्लियर का जो भी एनर्जी का जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, वो कर सकता है, ठीक है। और एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस जैसे जो भी वो था उस सबको हटा दिया गया, लेकिन बाद में देखा गया कि इस न्यूक्लियर प्लांट को बनाने के लिए बहुत सारा क्या हो रहा था कि ह्यूमन राइट का वायलेशंस देखा गया, ठीक है। इस कारण उनके ऊपर फिर से रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को लेके कोई भी हो, वेस्ट तो खास करके बहुत ज्यादा इसको लेके चिंतित रहता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, इंसानी जान की कीमत है वहां पे, ठीक है। और ईरान का बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम है वो आधा रह गया। उसके बाद यूएस ने ये प्रॉमिस किया कि हम जो भी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन है जिससे ईरान को फॉरेन ट्रेड करने में जो भी दिक्कत हो रही थी, हम वो सब हटा देंगे, ठीक है। लेकिन उसके ऑयल एक्सपोर्ट्स पे अभी भी सैंक्शन लगा के रखा, ठीक है। और जब रिसेशन का दौर लंबा चला, ईरान में रिसेशन का लंबा दौर के बाद फिर क्या हुआ, करेंसी डिप्रिसिएशन हुई, इन्फ्लेशन आ गई, ईरान की इकोनॉमी ड्रामेटिकली स्टेबलाइज हो गई, ठीक है, जैसे ही ये अकॉर्ड शामिल हुआ। क्योंकि देखिए इस अकॉर्ड के होने से क्या होता है, सबसे बड़ा बात है कि ईरान में लोगों को अब डेवलपमेंट दिख रहा था कि ये जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इफेक्ट में आएगा
तो ईरान इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन जगह बनेगा। और बेहतरीन जगह बनेगा क्या, क्यों? क्योंकि यहां से आपको अच्छा पैसा, इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत ज्यादा रिटर्न है, और ईरान के पास प्रॉपर सब कुछ था कि वो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर डेवलप कर सकता है। तो जितना भी रिसेशन का दौर आया था, ईरान की इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो गई थी, वहां का करेंसी डिवैल्यू करना पड़ा। डिवैल्यू करना का पड़ा बेसिकली कि आपका करेंसी का परचेसिंग पावर आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो उससे आपने क्या किया, ईरान का जैसे ही एग्रीमेंट आता है, ईरान की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई ड्रामेटिकली। क्यों ड्रामेटिकली? क्योंकि लोगों को वहां पे इन्वेस्टमेंट दिखने लगी, लोग उनसे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ईरान में जाने लगे, तो इस कारण से उनकी इकोनॉमी सही हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों बाद यूएस ने क्या किया, यूएस ने इस प्रोग्राम से खुद को बाहर निकाल लिया। यूएस ने कहा कि भाई साहब हम तो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि ईरान जो है वो चुपके से न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। ईरान चुपके से न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, और ईरान कहता रह गया कि नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यूएस माना नहीं, यूएस ने कहा कि नहीं आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, कंटिन्यू। वही था तेल के लिए, तेल पे यूएस कंट्रोल चाह रहा है, नेचुरल गैसेस पे यूएस कंट्रोल चाह रहा है, ईरान देने को तैयार नहीं है। ये लड़ाई बेसिकली एक आप ऐसा कहिए कि पावरफुल और कमजोर नेशन में है। कमजोर नेशन अपनी आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहता है, वो कहता है कि हम अपना माल आपको क्यों दें, ठीक है, जब हम इसको खुद बेच सकते हैं। तो सिंपली जो लड़ाई है यहाँ पे पावरफुल और वीक में था, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और यूएस ने ये करने के कारण ईरान पे कंटिन्यू, जब ट्रंप की गवर्नमेंट थी तो उसने सैंक्शन लगा दिया, ठीक। उसके बाद उस पे ऑयल का, बैंकिंग सैंक्शन सारा का सारा लग गया। तो ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को जोर से इंटेंसिफाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जितना भी 2015 से पहले न्यूक्लियर बम बनाने की जितनी भी कैपेबिलिटीज थी उसने जो खत्म कर दिया था, 97% को वापस से रीस्टोर कर दिया। यानी अब न्यूक्लियर वेपन का खतरा दोबारा लौटने लगा, क्योंकि ईरान भी गुस्सा हो गया कि हम सब कुछ कर रहे हैं, सारा का सारा प्रोग्राम खत्म कर दिया, आपके लिए न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं हम, आप मेरा तेल पे भी एक्सपोर्ट्स आपने रोक कर रखा है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, हम पे अब नया रजिस्ट्रेशन लगा रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि हम वेपन बना रहे हैं। नहीं सर, हम वेपन नहीं बना रहे, लेकिन अब क्योंकि आपने कह दिया है तो हम तो वेपन बनाएंगे। तो ये लड़ाई फिर से वापस जग गई, ठीक। अब देखिए जो ईरान के डील के अंदर जो भी हुआ था न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, इसको एक मैप के तहत हम आपको दिखा रहे हैं बेसिकली कि क्या क्या था, ठीक है। हल्का सा मैं मैप को जूम कर देता हूं कि क्या क्या चेंज एग्री हुआ था, ठीक है, ईरान डील में, ताकि न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम लिमिट कर पाए। सबसे पहले देखिए कि रिसर्च का प्लान था, ठीक है। तो ये बुनाब में रिसर्च का प्लान चल रहा था, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पार्चियन में, ठीक है। एनरिचमेंट एजेंसी और यूरेनियम माइन दोनों सब यहां पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले अरक जो है वो आपका प्लान्ड हेवी वाटर रिएक्टर है, ताकि इससे ना वेपन्स ग्रेड जो आपका प्लूटोनियम है ये बनाने के लिए अवॉइड किया जा सके। तो अरक नाम की जो जगह है, कभी आपसे पूछता है कि ईरान का जो हेवी वाटर का जो ये है कहां पे हेवी वाटर ईरान में सबसे ज्यादा है, तो आंसर है आपका अरक। क्योंकि आजकल मैप रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें जो 4-5 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, उस सवाल को आप इजीली डील कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में टोटल कितने नेशंस हैं, 4, 5, 6, 7। आंसर है P5 + 1 + ईरान, तो आंसर है 7, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि P5 नेशंस कौन कौन से हैं, तो आपको P5 नेशंस बता देने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि IAEA का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ये भी पता है, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो आपको ये भी पता है, ठीक है। और ईरान में सबसे पहले अगर पूछेंगे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत कि ईरान के ऊपर किसने सैंक्शन लगाए हैं, तो आंसर है यूएस, ठीक है। सैंक्शन किस लिए लगाए हैं, क्योंकि वो आरोप लगा रहा है कि ईरान कुछ नहीं कर रहा बल्कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को चुपके से डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं नतांज। नतांज क्या है, ईरान का ओनली यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, ठीक है। तो ये सब नाम आपको याद रखने हैं। अरक जहां हैवी वाटर है, ठीक है, और उसको जगह को लिमिट किया गया ताकि जो वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है वो बनाने से रोक ले, ठीक है। तो ईरान ने ये अपना चेंजेस किया था न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत। उसके बाद फोर्थो में जो फ्यूल एनरिचमेंट है उससे हम टेक्नोलॉजी में कन्वर्जन कर रहे थे। तो ये ईरान का ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद और इस मैप से रिलेटेड क्या क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक कि ईरान अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है, तो आप देख सकते हैं कि इराक से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं।
एक चीज और, ये जो बंदर अब्बास है ये क्या है, पोर्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फिर जब यूएस ने इस एग्रीमेंट से विड्रॉ किया तो फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई, तो डेवलपमेंट कैसे हुई, क्या क्या हुई देखते हैं। यूएस ने डिक्लेयर किया कि वो फिर से दोबारा से सैंक्शन इंपोज करेगा अप्रैल 2020 में, लेकिन जो अदर पार्टनर्स थे, जो भी P5+1 कंट्रीज में जो अदर पार्टनर्स थे, जो 5 नेशंस, उन्होंने कहा कि हाउ कैन यू इंपोज सैंक्शंस व्हेन यू आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, you are no longer part of the agreement ना, you have withdrawn for the agreement, so how can you impose sanctions, you cannot। तो यूएस ने कहा कि नहीं भाई साहब, ऐसे तो नहीं होता है, हम तो लगाएंगे सैंक्शन, क्यों, क्योंकि मैं यूएस हूं, मैं वर्ल्ड पावर हूं, मैं वर्ल्ड लीडर हूं, ऐसा, ठीक है। तो इस पुल आउट के बाद क्या हुआ कि कुछ नेशंस ने इनिशियली ईरान का तेल मंगाना जारी रखा, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उस समय वेवर्स दिया था, उसी समय पे मोदी गवर्नमेंट भी, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ईरान से तेल इंपोर्ट कर पा रही थी। इंडिया और ईरान के भी रिश्ते इस एग्रीमेंट के वजह से कितना हार्म हुए हैं आप देख सकते हैं कि उस समय जो तेल का एक्सपोर्ट था, हमें ईरान से तेल सस्ते में मिल जाता था, ठीक है, ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में जाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमें अफगानिस्तान में जाने के लिए रास्ता देता नहीं है, तो ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान में जा पाते थे, हमारे लिए इजी होता था। अभी भी हमारे साथ जो रिलेशंस है, वो पोर्ट वाला जो बंदरगाह हमने डेवलप किया था उनका, वो अभी भी है, लेकिन इस सैंक्शन की वजह से हमें तेल जो है हम ईरान से खरीद नहीं पा रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ दिन के लिए जो वेवर्स दिया था ट्रंप गवर्नमेंट ने कि हाँ आप तेल खरीद सकते हो, तो उस समय पे हम लोग भी खरीद रहे थे, लेकिन बाइडेन गवर्नमेंट के आने के बाद वो सैंक्शंस दोबारा से आ गए, अब तेल हम लोग नहीं खरीद सकते, ठीक। उसके बाद 1 साल बाद क्या हुआ, यूएस ने वेवर्स को हार्श कर दिया, ठीक है, और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी उसने कहा कि ईरान का ऑयल जो है आप नहीं खरीद सकते, और इससे ईरान के ऑयल की एक्सपोर्ट्स की मात्रा धीरे धीरे कम होते चली गई। जब भी जो आपका मेजर सोर्स है अर्निंग का, अगर आप उसको ही कम कर दोगे तो उस कंट्री में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, उस कंट्री में क्या होगा, भूखमरी आएगी, उस कंट्री में क्या होगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैसा ही नहीं है आपके पास, और आपको कंट्री चलाने के लिए सर पैसा तो चाहिए। फिर क्या होता है देखते हैं, जब उसके बाद दोनों में टेंशंस बढ़ी, यूएस ने जो टॉप ईरानियन जनरल था जिसका नाम कासिम सुलेमानी था, उसकी मृत्यु करवा दी, उसको मरवा दिया, ठीक है। तो ईरान ने कहा कि भाई साहब नाउ इनफ इज इनफ, ठीक है, बहुत लगा दिया तुमने रिस्ट्रिक्शन, बहुत झेल लिया हमने रिस्ट्रिक्शन, इतना दिन तक हम गुड बॉय इमेज लेके रह गए, लेकिन अब जो है गुड बॉय इमेज तो खत्म होगा, अब गंगाधर बनने का टाइम खत्म, अब हम शक्तिमान बनेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और उसने कहा कि अब मेरे यूरेनियम बेस्ड प्लांट पे किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, हम जो बनाना चाहेंगे हम बनाएंगे, हम वो डेवलप करेंगे, ठीक है। और इसने साफ साफ कह दिया भाई साहब हम तो करेंगे। तो उसके बाद IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो चिंतित हो गई कि ईरान अगर ऐसा करता है तो बाद में खतरा हो सकता है, तो उन लोगों ने मिलकर बातचीत का एक दौर चलाया सितंबर 2022 में, कि ईरान का जो अग्री कर रहा है बेसिकली इंस्पेक्टर्स को अपने आने में वापस में, तो क्या हो रहा है, क्योंकि 2 साल बाद ईरान में कंटिन्यू जो इतने दिन से ये चल रहा था, सैंक्शन का दौर चल रहा था, तो ईरान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो गई है, ईरान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गए। इस कारण क्या हुआ कि ईरान चाइना की ओर मूव कर रहा है। अब देख रहे हैं कि कहीं भी अगर चाइना आता है तो चाइना आज के डेट में यूएस से किसी चीज में कमजोर नहीं है। चेकबुक पॉलिटिक्स चाइना बहुत बेहतरीन तरीके से करता है, और उसने ईरान में अपना ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। ईरान को अब चाइना के थ्रू पैसा आ रहा है, ये खतरा किसके लिए है, हमारे लिए है, सबसे पहले इंडिया के लिए है। उसके बाद चाइना, रशिया, ईरान, इन तीनों का जो एग्रीमेंट है काफी अच्छा है, ठीक है, प्लस मिडिल ईस्ट कंट्रीज का भी जो सपोर्ट है इनको है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम देखेंगे कि वर्ल्ड में हमारे लिए, खास करके इंडिया के लिए काफी खतरनाक चीज है। नेक्स्ट, इसने कहा कि थ्रू द यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान अब जो है पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, और जो फाइनल ड्रॉट है यूएस उस पे दोबारा रिकंसिडर कर रहा है कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को दोबारा से ज्वाइन करेगा, क्योंकि ईरान का जो ये कदम है कहीं ना कहीं यूएस के लिए भी हार्मफुल है। यहाँ पे चाइना एक मेजर पावर बन के उभरेगा, और न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी अगर, क्योंकि सप्लाई है आपके पास, अंधाधुंध सप्लाई है ईरान के पास, हैवी वाटर की जो ये है बहुत ज्यादा है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम बहुत अच्छा वाला बना सकते हैं, तो न्यूक्लियर बम बनाने की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। इस कारण यूएस भी चिंतित है, वो कह रहा है कि नहीं बहुत हुआ, ठीक है, ट्रंप का जो पागलपन था उसके कारण हम लोगों ने काफी कुछ झेला है, अब हम लोग उसको रिकंसिडर करेंगे और हम दोबारा कोशिश करते हैं कि हम ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ज्वाइन करें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि JCPOA
यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का इंडिया में क्या रोल है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही यूएस से टेंशन होगी, ईरान जो है चाइना की ओर जाएगा, क्योंकि ईरान को चाहिए पैसा, पैसा चाइना देगा, चाइना चेकबुक पॉलिटिक्स करता है, ठीक है। तो वेस्ट के सैंक्शंस की वजह से हमारे इंडिया को क्या बेसिकली नुकसान हो रहा है। सबसे पहले इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट्स कर सकता था सस्ते में, उसको अफेक्ट हुआ, ठीक है। दूसरा बात, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान हमारे लिए, क्योंकि इट गिव्स अस द वे टू गो टू अफगानिस्तान, बिकॉज वी डू नॉट हैव गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान and we never had good relations with Pakistan. So that is why Iran was a very important part, so that we can go into Afghanistan, and we need to have good relations with Afghanistan because it gives us the way to go into the Middle Eastern countries, और Middle Eastern countries में जाके then we can go to the क्या वेस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इसी में एग्रीमेंट का जो एग्रीमेंट के तहत काफी एक पाइपलाइन भी थी, काफी डेवलप हुआ, यहां दिया नहीं है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा, तापी गैस पाइपलाइन, ठीक है। तापी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये गैस पाइपलाइन जो है हमने इस रास्ते से मंगवाया है। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैसेस इंडिया में ला रहे हैं। इनसे रिलेशन रखना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। हमारे यहाँ कंट्री में सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, हमने प्राइमरी सेक्टर बहुत डेवलप किया, ठीक है, अभी भी डेवलप है, उसमें काफी कुछ हम डेवलप कर सकते हैं, इरिगेशन अच्छी कर सकते हैं, सुविधा अच्छी कर सकते हैं, लेकिन हम जो नहीं बढ़ा सकते हैं वो है खेत की मात्रा, वो है जमीन की मात्रा, वो स्टैटिक रहेगी। हम उसे उपज बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका भी एक मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। और इसका देखा भी गया है कि जब भी हम लोगों ने ऑर्गेनिक की जगह इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज किया है तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हुआ है, सॉइल आपका जो सैलिनिटी आ गई है, उसके बाद एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूट होता है, तो ये देखा गया है। तो प्राइमरी सेक्टर जो है आपका, उसका एक लिमिट है, ठीक है। उसके बाद हमने सर्विस सेक्टर में हम लोगों ने काफी डेवलप किया। सर्विस सेक्टर में जो हमने डेवलप किया, सर्विस सेक्टर में इंडिया रेमिटांस रिसीव करने के मामले में वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है, यानी हम सर्विसेज सेक्टर में बहुत अच्छा है। लेकिन हमने जो नहीं डेवलप किया वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है ये कि हमारे पास, ठीक है, इंडस्ट्रीज अगर हमें डेवलप करना है तो हमारे पास जो है एनर्जी तो होनी चाहिए, और एनर्जी सप्लाई करने के लिए ये कंट्रीज, वेस्ट एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कारण हमें इनसे रिलेशन अच्छे रखने जरूरी हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो चाबहार पोर्ट हमने डेवलप किया था, जैसे हम कहें कि ईरान में, तो वो हमें रास्ता देता है अफगानिस्तान में जाने का। तो देखिए क्या क्या हुआ है, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इंडिया का जो इंटरेस्ट है बंदर अब्बास में और चाबहार पोर्ट में, ठीक है, और भी जो रीजनल कनेक्टिविटी बनाने के लिए इसको अगर सैंक्शन दोबारा हट जाता है, ठीक है, तो हमारा जो भी आप कहिए कि रिलेशंस था वो दोबारा से हम लोग रिस्टोर कर पाएंगे, ठीक है। इससे इंडिया को क्या होगा, इंडिया चाइनीज इन्फ्लुएंस को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में बढ़ने से रोक सकता है। यानी पाकिस्तान का अगर मान लीजिए इंडिया है, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है और यहाँ पे चाबहार पोर्ट है, तो इंडिया से जब मुंबई से गाड़ी निकलेगी, शिप निकलेगी, गाड़ी कह रहा हूं, तो ये रास्ते में जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से ईरान से फिर हम बाई रोड अफगानिस्तान जा सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, और फिर अफगानिस्तान से हम वेस्ट में जा सकते हैं इजिली, ठीक है। तो इस चीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, तो चाइनीज को हम लोग काउंटर कर सकते हैं। उसके बाद चाबहार के अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो है INSTC, जो कि ईरान से थ्रू पास होता है, तो इससे क्या होगा, हमारा 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज से हमारे जो है आप कहिए कि रीजनल कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाएगी, और इससे इंडिया के लिए इकोनॉमिकली इंटरेस्ट जो है वो काफी बढ़ जाएगा। इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट इससे फुलफिल हो पाएगा, क्योंकि इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर हम लोग मिडिल ईस्ट में जाते हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे, यहाँ से हम सस्ते में एनर्जी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इन सब कारणों से ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 क्वेश्चन आप इस वीडियो से आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे अगर, तो आप एक एक चीज अपने अपने नोट्स बनाइए, पॉइंट नोट करिए, और ये PDF जो है आप हमको हम आपको टेलीग्राम पे भिजवा देते हैं, ताकि आप इससे से ज्यादा जानकारी ले पाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, याद रखिएगा SSC का क्रैश कोर्स आ गया है, 20,000 से ज्यादा वैकेंसी है, गलती से भी यह मौका चूकिए मत, क्योंकि जो एक बार बीत गया वो दौर फिर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।